नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस के एप्लीकेशन पर। और आज हम लोग बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का जो बेसिक है, पूरा बेसिक हम जानेंगे। संख्या पद्धति के प्रकार कितने होते हैं वो सारी बातें जानेंगे। इसके बाद फिर संख्या कितने प्रकार की होती है वो सारी जानेंगे। संख्याओं के प्रकार के अंदर जो प्रकार होते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो जितना भी बेसिक होता है आज पूरा बेसिक मैं आपको खत्म करा दूंगा संख्या पद्धति का। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं और वन बाई वन एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। जैसे पहले दिया गया है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति की सबसे पहले जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए वो मैं आपको लिखवा देता हूं। और एक बात और बता देता हूं कि आज की जो क्लास रहेगी इसको मैं पीडीएफ के रूप में आपको एप्लीकेशन पे ही दे दूंगा। तो जितना कुछ यहाँ लिखा है आपको लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब बाद में आप लिख लेना। अभी मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। फिर इसके बाद जब पीडीएफ में डाल दूंगा तो वहां से आप इसको नोट्स बना के लिख लेना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति की डेफिनेशन क्या है? संख्याओं संख्याओं को लिखने का संख्याओं को लिखने का या प्रदर्शित करने का या निरूपित करने संख्याओं को लिखने का या प्रदर्शित करने का या निरूपित करने के तरीके को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन, मैं मानता हूं ये डेफिनेशन किसी एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जीरो से शुरुआत कर रहे हैं इसीलिए एक एक बातें बताना जरूरी है, ठीक है। तो संख्या पद्धति क्या है? संख्याओं को लिखने का या प्रदर्शित करने का या निरूपित करने का जो तरीका है उसको क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। भाई पद्धति का मतलब होता है तरीका। अब संख्या पद्धति मतलब संख्याओं को लिखने का तरीका, प्रदर्शित करने का तरीका या निरूपित करने का तरीका ही क्या कहलाएगा? संख्या पद्धति, ठीक है। अब संख्या पद्धति हमें पता चलेगी कि संख्या पद्धति क्या है। लिखने का तरीका, निरूपित करने का या प्रदर्शित करने का जो तरीका है संख्याओं को, उसको संख्या पद्धति कहते हैं। अब ये तो पता चल गया कि संख्या पद्धति क्या है। अब इसके बाद हम बात करेंगे संख्या पद्धति के प्रकार की। आखिर ये संख्या पद्धति होती कितने प्रकार की है? तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, देखिए ये बात जो मैंने अभी लिखवाई है आप अभी भी लिख सकते हैं अगर लिख पा रहे हैं तो, और नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको मैं पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दूंगा तो आप वहां से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगली बात है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के प्रकार। तो संख्या पद्धति यूं तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे प्रकार होते हैं, नंबर ऑफ टाइप्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बेसिकली हमारे लिए यूजफुल है उनकी चर्चा मैंने इस स्लाइड में की है। जैसे संख्या पद्धति में पहला प्रकार लिखा है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है इसको हिंदी में दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दार्शनिक या दशमलव पद्धति। दार्शनिक या दशमलव पद्धति, ठीक है। दार्शनिक या दशमलव पद्धति। डेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? दार्शनिक या दशमलव पद्धति। और डेसिमल सिस्टम में इसमें बोला गया बेस कितना होता है? 10 होता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं 10 अंक। अब वो 10 अंक कौन कौन से पढ़ते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 अंक हैं ये सब हम किस में पढ़ते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में या दार्शनिक पद्धति के अंदर। ये 0 से लेके 9 तक के जो अंक यूज होते हैं इनकी चर्चा या इनके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में, दशमलव पद्धति में या फिर दार्शनिक पद्धति में। इसीलिए एक बात और अगर आपसे कभी पूछी जाए कि दशमलव पद्धति में कुल कितने अंक यूज होते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए कितने? कुल 10। इसीलिए यहां पर दिया भी गया है कि इसका बेस कितना होता है? 10 होता है दशमलव पद्धति का, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विआधारी पद्धति। क्या कहते हैं? द्विआधारी पद्धति। बाइनरी नंबर सिस्टम को कहते हैं द्विआधारी पद्धति। इसमें 2 अंक यूज होते हैं, 0 और 1।
और इसका कंप्यूटर की लैंग्वेज में या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसका यूज होता है। भाई सीधी सी बात है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो ये 0 से लेकर 9 तक को ना रीड करके वो किसको रीड करती है, 0 और 1 को। लेकिन हमारा विषय ये नहीं है कि कंप्यूटर क्या रीड करता है, हमारा मानना ये है कि हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति का एक और प्रकार है जिसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर द्विआधारी पद्धति, जिसमें 2 अंकों का यूज होता है, 0 और 1। ठीक है, तो अगर इसमें कोई पूछे कुल कितने अंक यूज होते हैं तो जवाब होगा 2। ठीक है, और इसीलिए इसका बेस बताया भी गया है कितना, 2। इसके बाद फिर मैंने 2 और पद्धति के बारे में डिस्कस किया है, 2 नहीं सॉरी 3 और पद्धतियां डिस्कस की हैं, जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। एक बात ध्यान रखिए, ऑक्टा जो सिस्टम होता है, जैसे यहाँ पे लिखा ना ऑक्टल नंबर सिस्टम या ऑक्टा नंबर सिस्टम भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, इसके बारे में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है। और हिंदी में अगर आपसे पूछे तो हिंदी में बेस को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। ऐसा कई एग्जाम में मैं देख रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में आधार संख्या क्या होती है। तो आपका जवाब होना चाहिए ऑक्टल नंबर सिस्टम में आधार संख्या कितनी होगी, 8 होगी। और अगर आपसे पूछे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम तो इसकी जो आधार संख्या है वो कितनी होगी, 16। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, छोटी से छोटी बात बताऊंगा, लेकिन बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। ठीक है, तो आपने देखा ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका आधार अगर पूछे तो 8, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पूछे तो इसका आधार कितना होगा, 16। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके से। फिर लास्ट जो मैंने इसमें लिखी है वो लिखी रोमन अंकन सिस्टम या रोमन अंकन प्रणाली। अब रोमन अंकन प्रणाली क्या है, आपने देखा होगा कि रोमन भाषा में हम लोग 1 को इस तरीके से लिखते हैं 1, फिर 2 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं 3। ठीक है, ये हो गया आपका 4 होता है, फिर ये हो जाता है 5, 5 के बाद ये हो गया 10। ये एक लिखने का तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया 10, 10 के बाद अगर हम बात करें तो 10 के बाद ये हो गया आपका 11। ठीक है, अब 11 से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है ये आपको बताना है। देखिए ये बातें आप सबको पता है, बहुत सारी बातें जो पेपर में काम की हैं वो आपको नहीं शायद पता होंगी, और अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सीख लेंगे। जैसे यहां तक तो पता है, इसके बाद फिर आता है एल सी डी एम। अब देखो मैंने लिखा LCD, आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। यहां तक तो सबको सब कुछ पता है, मैंने बोला LCD और फिर बोल दिया लास्ट में M। तो इस LCD को याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि L का मतलब होता है रोमन भाषा में 50, C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500 और M का मतलब होता है 1000। बोलो बात सही है? इसीलिए इसको आप कैसे याद रखेंगे, LCD और M। LCD तो सबके घर में है, तो इसीलिए L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500 और M का मतलब क्या हो जाएगा, 1000। मेरे ख्याल से ये संख्या पद्धति के जो प्रकार मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। बोलो बात सही है? थोड़ा सा आप इसको देख लें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आगे समझाता हूं। अभी चलिए फिर एक बार आपको समझाता हूं संख्या पद्धति के प्रकार। संख्या पद्धति के प्रकार में सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम। आप बोर्ड पे मत देखिए, मेरे साथ रिवाइज करिए। डेसिमल नंबर सिस्टम हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमलव पद्धति या फिर दाशमिक पद्धति। इसमें कुल अंक कितने यूज होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, मतलब कुल अंक यूज होंगे 10। इसके बाद दूसरा क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। आप वहीं बैठ के रिवाइज करिए मेरे साथ साथ। द्विआधारी पद्धति या बाइनरी नंबर सिस्टम, कुल अंक यूज कितने होते हैं, 2। इसके बाद होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका आधार कितना होता है, 8। इसके बाद होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका आधार कितना होता है, 16। इसके बाद फिर मैंने पढ़ा है रोमन अंकन प्रणाली। रोमन अंकन प्रणाली में सब कुछ आपको पता है, LCDM बस याद रखना है। L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500 और M मतलब 1000। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अभी याद हो गई होंगी, बाकी आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपसे खुद बन जाएंगी। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे क्या दिया गया है, देखो अभी मैंने आपको 2 बातें सिखाई, संख्या पद्धति की डेफिनेशन, फिर मैंने बताया संख्या पद्धति के प्रकार। अब हम लोग जानेंगे, देखिए संख्या पद्धति टॉपिक का नाम क्या था, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमने पहले पूरा नंबर सिस्टम देख लिया कि नंबर सिस्टम है क्या। फिर हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने ये प्रकार देखे। अब एक बात आप समझिए कि हम लोग जो गणित पढ़ते हैं उसमें कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है, तो आपका जवाब होगा कि हम लोग जो गणित पढ़ते हैं उसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक यूज होते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम।
तो हमारी जो गणित है वो किस सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो 0 से लेकर 9 तक के अंक यूज होके हम लोग संख्याएं बनाते हैं, तो वो जो संख्याएं बनती हैं उनके भी तो कुछ प्रकार होंगे। तो इसीलिए हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, संख्या के प्रकार। समझ गए? तो हम लोग संख्या पद्धति से संख्या पद्धति के प्रकार में आए, संख्या पद्धति के प्रकार से डेसिमल नंबर सिस्टम में आए। अब डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग पूरा पढ़ेंगे क्योंकि वही हमारे सिलेबस का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब संख्या के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, संख्या के प्रकार। तो सबसे पहले देखिए, यहां जितना लिखा है बोर्ड पे वो तो आपको सब समझ में आएगा ही, मैं एक एक डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी लेकिन आपको बहुत अच्छे समझ लेना ताकि कोई कंफ्यूजन कभी ना रहे। और मेरी इस बात की गारंटी है कि ये बेसिक वीडियो देखने के बाद आपको नंबर सिस्टम में कोई डाउट कभी नहीं रहेगा। ठीक है, तो संख्या के प्रकार। अब संख्याएं याद रखिए, संख्याएं जितनी भी संसार में हैं वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी क्या होती है, काल्पनिक संख्या। अभी मैं इसको पार्ट वाइज आपको बता रहा हूं कि वास्तविक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा वास्तविक क्या है, काल्पनिक क्या है। जितना ये लिखा ना, एक एक को अलग अलग डिफाइन करूंगा, लेकिन अभी आप समझिए संख्या के अंदर क्या आया। तो आपने देखा कि संख्या के अंदर क्या आई, दो बातें निकल के। एक बात निकल के आई वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। ठीक है, अभी आप समझते जाना। अब इसके बाद काल्पनिक संख्या का सिर्फ इतना सा ही पार्ट है, बाकी जो कुछ है। मैं एक बात और बता दूं कि हम लोग जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, वो सबकी सब कैसी हैं, वास्तविक संख्या। हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। काल्पनिक संख्या क्या है वो भी मैं बता दूंगा, वास्तविक क्या है वो भी बताऊंगा, वास्तविक और काल्पनिक पहचानते कैसे ये भी बता देंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमारे सिलेबस में जितनी भी संख्याएं, परमेय, अपरमेय, भिन्न, प्राकृत संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, जितनी भी संख्याएं सबके सब किसके अंदर आती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। कैसे आती है ये देखिए। तो संख्या के प्रकार हुए दो, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब देखिए, वास्तविक संख्या के अंदर सबसे पहले क्या आया, परमेय संख्या, और दूसरा क्या होता है, अपरमेय। वास्तविक संख्या होगी तो या तो परमेय होगा या अपरमेय होगा। फिर परमेय संख्या दो प्रकार की होती है, एक होगी पूर्णांक और एक होगी कैसी, भिन्न। एक कैसी होगी, पूर्णांक संख्या, और एक होगी भिन्न के रूप में। इसके बाद देखिए, यहां पे जितना लिखा ना सबके भी डेफिनेशन में आगे लिखवाऊंगा। फिर इसके बाद बोला गया, देखिए मैंने क्या बताया था, परमेय संख्या के अंदर क्या आता है, पूर्णांक और भिन्न। अब देखो, पूर्णांक और भिन्न अलग अलग हो गई। ठीक है, तो पूर्णांक के अंदर क्या आता है, पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्याएं, इसको मिटा देता हूं फालतू कलर खराब हुआ। पूर्णांक के अंदर क्या आता है, पूर्ण संख्या, और पूर्णांक के अंदर क्या आता है, नकारात्मक संख्याएं। इसके बाद भिन्न के अंदर क्या आएगा, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। सब बताएंगे किसका मतलब क्या है। फिर पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या आएगा, प्राकृत संख्या, और क्या आएगा, शून्य। इसके बाद प्राकृत संख्या में क्या आएगा, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य और सह अभाज्य। एक एक टर्म, एक एक वर्ड का मतलब आपको जब तक समझ में ना आ जाए तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, और एक एक वर्ड आपको समझा के रहूंगा। ठीक है, तो देखिए आगे आपको, देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला था, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार में मैंने बोला था कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। बोलो, बताया था नहीं। अब एक एक चीज का डिस्कशन होगा कि वास्तविक क्या है, काल्पनिक क्या है। तो अब मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, वास्तविक संख्या अगर आपको पहचाननी है तो आप क्या करिए, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है उसका आप अगर वर्ग कर दें, क्या कर दें, वर्ग। कोई भी संख्या का अगर आप वर्ग कर दें, तो वर्ग अगर आप करते हैं और वर्ग फल, भाई वर्ग करेंगे तो वर्ग फल मिलेगा। तो वर्ग फल अगर पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव, मतलब कैसा है, धनात्मक। वर्गफल अगर धनात्मक है तो वो संख्या हमेशा और हमेशा क्या होगी, वास्तविक संख्या। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी संख्या का वर्ग करें, किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करें और जो आपको वर्गफल है, क्या है, वर्गफल, वो अगर नेगेटिव मिले, मतलब कैसा, ऋणात्मक, तो वो संख्या हमेशा कैसी होगी, काल्पनिक संख्या होगी। तो वर्ग करने पर अगर किसी संख्या का वर्गफल धनात्मक मिले, इसका मतलब है वास्तविक संख्या है। वर्गफल ऋणात्मक मिले, इसका मतलब है कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 5 और आप पहचानना चाहते हैं कि वास्तविक या काल्पनिक, तो आप क्या करिए, 5 का वर्ग,
5 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा 25। बोलो मिलेगा प्लस का आएगा कि माइनस का? तो जवाब होगा कि ये प्लस का आएगा। इसका मतलब ये संख्या कैसी है? वास्तविक। अच्छा -5 कैसी है? तो आप बोलोगे कि -5 का वर्ग कर लो। तो -5 का अगर वर्ग करेंगे तो 25 तो आएगा, और ये माइनस का वर्ग हो रहा है तो इसीलिए रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 5 जो माइनस का है ये भी कैसी होगी? वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि इसका वर्क किया पॉजिटिव मिला, इसका वर्क किया तो रिजल्ट, रिजल्ट से मतलब है हमें, तो रिजल्ट कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। इसके अलावा अगर मैं बोलूं √5, तो आप बोलोगे ठीक है √5 का वर्क कर दो। तो √5 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा? 5 पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब √5 कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। अगर मैं बोलूं -√5, ध्यान से सुनते जाना, बहुत बारीक चीज है ये, -√5, तो आप बोलोगे माइनस का √5 का अगर वर्क करेंगे तो सर ये भी आएगा 5 ही, क्योंकि माइनस कहां लगा है? बाहर। ठीक है, तो आप इसका अगर वर्क करेंगे तो प्लस का 5 ही आएगा। लेकिन अगर आप बोले कि रूट के अंदर -5, भाई अभी माइनस बाहर था, अब रूट के अंदर -5 आ गया, अब अगर आप इसका वर्क करेंगे रूट के अंदर -5 तो आपको जवाब मिलेगा -5, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो जवाब क्या आएगा? -5। अब ये जो रिजल्ट माइनस में मिला इसका मतलब है कि ये संख्या वास्तविक नहीं है रूट के अंदर -5। बोलो होगी क्या? नहीं होगी। बाकी इसके अलावा आपने देखा कि कोई भी संख्या मैं लिख रहा हूं वो सब की सब पॉजिटिव हो जाती हैं, इसका मतलब है सब की सब कैसी है? वास्तविक। लेकिन मैं रूट के अंदर अगर कोई संख्या माइनस में है उसका मैं स्क्वायर करूंगा तो वो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। इसी तो वो हमेशा और हमेशा कैसी होगी? काल्पनिक संख्या होगी। तो काल्पनिक संख्या की पहचान बिल्कुल साधारण रूप में हो गई है। एक तो डेफिनेशन ये है कि संख्या का वर्ग करें, वर्गफल ऋणात्मक मिले, और अगर ऐसे नहीं पहचानना तो आप सिंपल ही पहचान सकते हैं कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या माइनस में लिखी है तो उसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -5, ये सब कैसी हैं? काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, और काल्पनिक संख्याओं को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। और आई बराबर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है आई का मान रूट के अंदर -1। आई बराबर क्या होता है? रूट के अंदर -1। अब आई बराबर रूट के अंदर -1 है तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? तो जवाब आएगा -1। आई स्क्वायर हट जाएगा। तो आपने देखा कि हमने वर्ग किया, वर्गफल कैसा आया? ऋणात्मक। इसीलिए सारी संख्याएं कैसी हैं? काल्पनिक संख्याएं। तो याद रखना कि रूट के अंदर माइनस में लिखी हुई संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं कैसी होंगी? वास्तविक होंगी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई वास्तविक संख्याएं और ये हो गई काल्पनिक संख्याएं। ये बात समझ में आ गई। अच्छा एक और आगे की बात आपको बताता हूं। अगर किसी ने गणित को थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स में अगर पढ़ा है तो एक संख्या उसने और सुनी होंगी, सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या सुना होगा उसने? सम्मिश्र संख्याएं। काम का नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं समझिए। सम्मिश्र संख्याओं को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जेड से। ठीक है, सम्मिश्र देखो ये तो हो गई वास्तविक और ये हो गई काल्पनिक। ठीक है, तो वास्तविक और काल्पनिक को अगर मिला दें, वास्तविक और काल्पनिक को मिला दें तो ये बन जाती है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसीलिए जेड बराबर होता है a+ib। क्या होता है? जेड बराबर a+ib। ठीक है, ए क्या है? इसका वास्तविक पार्ट है, वास्तविक भाग है, और ये आई भी क्या है? इसका काल्पनिक भाग है, क्योंकि आई जिसके साथ आ जाएगा वो भाग काल्पनिक हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है? वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं को एक साथ ले आओ तो कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब सम्मिश्र संख्याएं हो गई। जेड बराबर होता है a+ib। ए क्या है? वास्तविक भाग, और आई भी क्या है? इमेजिनरी पार्ट है या काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या है और काल्पनिक संख्याएं क्या है। आप देख लें थोड़ा सा। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे की कहानी देखते हैं।
इसके आगे मैंने आपको बताया था काल्पनिक संख्याओं की कहानी खत्म हो गई, अब वास्तविक संख्याओं की चर्चा होगी और वास्तविक संख्याओं के अंदर की चीजें पढ़ेंगे। अब वास्तविक संख्या के अंदर क्या आता है, परमेय संख्याएं आती हैं और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे परमेय संख्याओं को। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। मैं चाहता तो लिख के भी ला सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ चीजें मैं लिख के समझाऊंगा और कुछ चीजें मैं लिख के भी लाया हूं जिनमें समय बचेगा। तो परमेय संख्या क्या होती है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, यदि किसी संख्या को, आप साथ में भी लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में, यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और Q, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, परमेय संख्याएं। एक बात ध्यान रखिए, परमेय संख्याएं और भिन्न की डेफिनेशन लगभग सेम होती है, लेकिन उसमें छोटा डिफरेंस ये होता है कि जब आप भिन्न पढ़ेंगे तो उसमें P और Q पूर्ण संख्याएं होती हैं, जबकि परमेय में क्या होता है, P और Q पूर्णांक संख्याएं होती हैं। बात समझ रहे? कभी कोई आपसे डिफरेंस पूछ ले तो आप ये बता सकते हैं कि परमेय संख्याओं में P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं और जब आप भिन्न पढ़ेंगे तो वहां पे P और Q कैसी होंगी, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो मैंने लिखा यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए जहां P और Q पूर्णांक संख्या है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो सभी संख्या क्या होंगी, परमेय संख्या। एग्जाम्पल लिख देता हूं, 1/2, 3/5, 7/9, 22/7, ये कुछ एग्जाम्पल इसके हो गए। ठीक है, अब 22/7 स्पेशल लिया गया है क्योंकि 22/7 क्या है, परमेय है और पाई किस में आता है, अपरमेय में। तो अभी आपको पहले इतना ही समझ लेना कि परमेय क्या है। तो किसी संख्या को अगर आप P/Q के रूप में लिखें, P और Q पूर्णांक हो और Q का मान 0 ना हो, तो वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं, आपकी परमेय संख्याएं। अब मैं बात करता हूं अपरिमेय संख्याएं क्या है। यदि किसी संख्या को √a के रूप में लिखा जाए, लेकिन a का मान, लेकिन a का मान पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, लेकिन a का मान पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, a का मान पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, मैंने बोला कोई भी संख्या √a के रूप में लिखी हो, लेकिन a का मान पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, जैसे √2। अब आप √2 का पूर्ण वर्ग थोड़ी ले सकते हो, क्योंकि 2 का वर्गमूल होता ही नहीं है, 2 का वर्गमूल तो आएगा पॉइंट में, समझ रहे हो? तो इसीलिए इसका मान पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो √2 कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। √3 अपरिमेय संख्या, लेकिन √4 अपरिमेय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि √4 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, किसका, 2 का। तो √4 को आप 2 लिख सकते हो और 2 को तो 2/1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q का फॉर्म हो जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा, परमेय में आ जाएगा, फिर ये अपरमेय में नहीं रहेगा, इसीलिए √4 नहीं लेंगे। ठीक है, इसके अलावा √5, √6, √7, √8, लेकिन आप √9 नहीं लेंगे, क्योंकि √9 किसका होता है, √9 किसका आएगा, 3 का, इसीलिए √9 नहीं लेंगे। √10, √11, इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग ना हो वो सारी संख्या क्या होंगी, अपरमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं को मैंने अलग अलग बता दिया। इसके अलावा चलो आपको एक और बात बताते हैं। जैसे अगर आपसे बोले कि a और b के बीच, a और b के बीच, a और b के बीच परमेय संख्या, कौन सी संख्या, परमेय संख्या, a और b के बीच परमेय संख्या क्या होगी? तो a और b के बीच परमेय संख्या होती है a प्लस b/2। ठीक है, a और b के बीच परमेय संख्या क्या होती है, a प्लस b/2। और अगर आपसे कोई पूछे, यहां लिख देता हूं, a
और बी के बीच अपरिमेय संख्या, अगर ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या पूछी जाए तो वो होती है रूट ए बी। बोलो बात सही है? बहुत अंदर की बात मैंने आपको बता दी कि अगर ए और बी के बीच परिमेय संख्या पूछे तो a प्लस बी बटे 2, और ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या पूछे तो क्या हो जाएगी, रूट ए बी। मेरे ख्याल से इतनी कहानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के लिए काफी है, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, जिनका लिख गया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो पीडीएफ मिलनी है। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक और भिन्न, ये किसके प्रकार है, परिमेय संख्या के अंदर है। ये परिमेय संख्या के प्रकार क्या है, पूर्णांक और भिन्न। तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक की चर्चा करेंगे। पूर्णांक क्या है, देखिए पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं उसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक नंबर लाइन बना दी। ठीक है, नंबर लाइन का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है, नंबर लाइन का सेंटर पॉइंट होगा आपका 0। ठीक है, अगर आप दाएं साइड जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। बात सही है। अगर आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 और डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। बोलो बात सही है। तो इस साइड जाएंगे तो प्लस इंफिनिटी, उस साइड जाएंगे तो माइनस इंफिनिटी। कोचिंग का नाम 2 बार आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैंने इस कोचिंग का नाम भी इन्फिनिटी क्लासेस रखा, क्योंकि ये गणित की कोचिंग है। गणित की कोचिंग से मतलब मैं खुद गणित पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसलिए आगे पढ़ाया तो यहाँ सब कुछ जाता। तो ठीक है, तो 0 से इस साइड जाएंगे इन्फिनिटी तक, 0 से इस साइड जाएंगे माइनस इंफिनिटी तक। ये सारी संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब देखिए इस साइड अगर आप देखें तो कैसी ये सब पॉजिटिव है, तो इनको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। और इस साइड जो होंगी इनको क्या बोलेंगे, तो इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं, शून्य। ठीक है, चलो ये बात मैंने आपको बता दी कि ये धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। अच्छा इस साइड अगर मैं बात करूं कि आप मुझे बताइए धनात्मक सम संख्याएं कौन सी हैं और धनात्मक विषम कौन सी हैं, मतलब पॉजिटिव इवन और पॉजिटिव ऑड। ठीक है, तो धनात्मक सम और धनात्मक विषम। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 4 6 इस साइड से। और धनात्मक विषम 1 3 5 डॉट डॉट 5 कैसा बन गया ये, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आपने देखा धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक सम, धनात्मक विषम। ठीक है, इसी तरीके से ऋणात्मक सम संख्याएं, ऋणात्मक सम संख्याएं होंगी -2 -4 -6 डॉट डॉट डॉट। फिर ऋणात्मक विषम संख्याएं, ऋणात्मक विषम संख्याएं कौन सी होंगी, ऋणात्मक विषम संख्या -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट। बोलो बात सही है। ये आपकी धनात्मक सम संख्या, धनात्मक विषम, ऋणात्मक सम और ऋणात्मक विषम संख्या हो गई। और ये सबको जो मिला दिया तो क्या बन गई, पूर्णांक संख्याएं। बोलो बात सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि आखिर भिन्न क्या है। देखो आपको समझना है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब देखो भिन्न को समझाते हैं, भिन्न क्या है। यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और Q पूर्ण संख्याएं, कैसी हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। जहां P और Q पूर्ण संख्याएं हैं और Q बराबर 0 नहीं है, Q बराबर 0 नहीं है, तो क्या कहलाती हैं, वो भिन्न कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, भिन्न। भिन्न बराबर आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। भिन्न बराबर होता है, क्या होता है,
भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। ठीक है, तो ये बात आपके काम की हो गई कि भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं भिन्न के। 1/3, 2/5, ठीक है, 4/5, 6/7, ये सब क्या है? भिन्न है। अंश और हर जिसमें होगा P/Q के रूप में लिखा जाए, ये सब क्या है? भिन्न है। ठीक है। अच्छा, एक बात रह गई थी यहाँ पे, मैंने अपरिमेय संख्या में जब ये सब पढ़ाया था तो एक और बात बतानी थी कि पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या। देखो ये बात रह गई थी लेकिन मुझे दिमाग में आ गई। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आप बोलोगे कि पाई अपरिमेय संख्या है तो 22/7, पाई और 22/7 तो एक ही बात है। ऐसा नहीं है। 22/7 है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग वैल्यू है। जैसे आपको मैं बोलूं 1.9, ठीक है। अब 1.9 को कई बार हम लोग बोल देते हैं 2, बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं? इसका मतलब क्या है कि 2 लगभग वैल्यू है लेकिन एग्जैक्ट क्या है? 1.9। ऐसे ही पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, वो क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू उसकी कुछ अलग होती है, वो आप देख लेना गूगल करके कितनी होती है। 3.14 तो होती है। उसके जो डिजिट होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं, इसीलिए वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप सिर्फ इतना समझें कि 22/7 परिमेय है और पाई कैसा है? अपरिमेय। इसके बाद हम लोग भिन्न देख रहे थे, तो भिन्न को मैंने आपको बता दिया, यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए, P और Q पूर्ण संख्याएं हों और Q का मान 0 ना हो, भिन्न कहलाती हैं। भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। ठीक है, तो ये कहानी इतनी क्लियर हुई कि पूर्णांक संख्या क्या है और भिन्न क्या है, तो इनको आप अच्छे से देख लें। इसके बाद हम पूर्णांक संख्याओं के अंदर जाने वाले कि पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जो शुरू में चार्ट बना था आप देखो, उसी चार्ट के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बदला है, तो इसको आप देखें, सीखें और समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात है, मैंने आपको बोला था कि अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं के अंदर। तो पूर्णांक संख्याएं के अंदर जो है, पूर्णांक संख्याओं के अंदर क्या आता है? प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। तो एक एक चीज को बहुत आराम से डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं और कौन सी? पूर्ण संख्याएं। तो सुनिए, प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका यूज हम गणना करने में करते हैं, गिनती में करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि जाओ अपनी क्लास में गिन के आओ कितने स्टूडेंट हैं, तो आप क्लास के अंदर जैसे ही जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही तो शुरू करेंगे भाई। किसी चीज की काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो जिनकी काउंटिंग करने में हम जिनका यूज करते हैं, गणना करने में यूज करते हैं, उनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो जवाब होगा 1 2 3 4 5 6 7, यही सब तो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। इसके बाद सम संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्या में आ जाओ, सम संख्या। सम संख्याएं वो हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो कौन कौन सी होंगी? 2 4 6 8, पढ़ो आगे, और क्या लिखना है इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या कौन है? जो 2 से डिवाइड ना हो। 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याओं को थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और अभाज्य संख्याओं के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभाज्य संख्याओं को जानने से पहले हमें एक और बात जान लेनी चाहिए कि अभाज्य संख्याओं को जानने से पहले जो काम की बात है वो मैं आपको बताता हूं। वो कहां पे मैं आपको बताऊंगा, यही बता देता हूं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपवर्त क्या होते हैं और अपवर्तक क्या होते हैं। बहुत काम की बात है ये। अपवर्त क्या होते हैं और अपवर्तक क्या होते हैं। ठीक है, अपवर्त जो होते हैं इनको बोला जाता है गुणज। क्या बोला जाता है? गुणज। ठीक है, और अपवर्तक जो होते हैं इनको बोला जाता है विभाजक। क्या बोला जाता है? विभाजक। ठीक है, दोनों बातों को साइड में बड़े प्रेम से मैं आपको समझा दूंगा।
देखो गुणज जब बोलता है तो हमें समझ में आ जाता है इसका मतलब क्या है, लेकिन अपवर्त बोलता है तो समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं आपको अपवर्त का मतलब बता रहा हूं, क्या होता है गुणज, और अपवर्तक का मतलब होता है विभाजक। ठीक है, अब देखो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 के अपवर्त बताइए, क्या बताना है, 3 के अपवर्त बताना है। ठीक है, तो 3 के अगर आपको अपवर्त बताने हैं या गुणज बताने हैं तो 3 के जो अपवर्त होंगे वो क्या होंगे, 3, 6, 9, इस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी। मतलब सीधी सी बात है कि 3 का पहाड़ा पढ़ना आपको शुरू कर देना है, वही 3 के अपवर्त हैं, 3, 6, 9। कोई पूछे 4 के अपवर्त बताइए, 4, 8, 12, 16, 20, ये 4 के अपवर्त हो गए। ठीक है, तो अपवर्त आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि 4 के अप, ये सॉरी अपवर्तक नहीं है बेटा, यहां पर अपवर्त है, क्या है, 3 के अपवर्त। ठीक है, और फिर अगर कोई कहे कि 4 के, किसके, 4 के अपवर्तक बताओ, देखो 4 के अगर अपवर्त पूछता तो 4, 8, 12, 16 हो जाता। अपवर्तक का मतलब क्या है, विभाजक। अपवर्त का मतलब क्या है, गुणज। तो यहां मैंने 3 के गुणज डिस्कस किए, लेकिन दूसरा जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो ले रहा हूं अपवर्तक के लिए। तो कोई कहे 4 के अपवर्तक बताओ, तो 4 के अपवर्तक क्या होंगे, 4 के अपवर्तक का मतलब है ऐसी संख्याएं जो 4 को डिवाइड करते। तो 4 को क्या क्या डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है और 4 भी कर सकता है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि 6 के अपवर्तक बताइए, तो 6 के जो अपवर्तक होंगे वो क्या होंगे, 1, 2, 3 और 6। बताओ कि 6 इन 4 संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 इनसे डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही कई संख्याओं के अपवर्तक हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई कहे 12 के अपवर्तक बताइए, तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए तो 4 के कितने अपवर्तक आए, 3 आए। 6 के कितने अपवर्तक आए, 4 आए। तो अपवर्तकों की संख्या डिपेंड करती है कि संख्या आपको क्या दी गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपवर्तक आते हैं। ठीक है, तो अपवर्त और अपवर्तक आप समझ गए होंगे कि अपवर्त क्या है, गुणज है, सीधे पहाड़े पढ़ना है। और अपवर्तक का मतलब है वे संख्या जिससे वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, अब आता हूं मैं अभाज्य संख्याओं पे। तो अभाज्य संख्याओं की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन होती है वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके, वे संख्याएं जिनके केवल, वे संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक, वे संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक होते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक होते हैं। पहला अपवर्तक 1 और दूसरा अपवर्तक स्वयं वह संख्या होती है। पहला अपवर्तक 1 और दूसरा अपवर्तक स्वयं वह संख्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 अपवर्तक हैं वो कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 2 के अपवर्तक क्या क्या होंगे, 1 और 2। ठीक है, अभाज्य संख्या। 3 अभाज्य संख्या। 5 अभाज्य संख्या। 6 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 6 के कितने अपवर्तक हैं, 4। मैंने 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 के अपवर्तक कितने आए, 1, 2, 3, लेकिन अपवर्तक कितने चाहिए, 2। सिर्फ वो संख्या जिस जो 1 से और स्वयं से डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई बोले कि सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य या सम अभाज्य संख्या, या सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य या सम अभाज्य संख्या तो कौन सी होगी, तो जवाब आ जाएगा 2। 2 एक इकलौती ऐसी संख्या है जो सम भी है, अभाज्य और सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी अभाज्य या सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2। इसके अलावा अगर आपसे पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होगी वो हो जाएगी 3। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये सीधे पूछ लेता है 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से
50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो ये आपको निकालनी नहीं है, याद होनी चाहिए। इसका पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो याद रखिएगा 15 होती हैं। और अगर कोई पूछे 1 से नहीं सॉरी 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 50 से 100 तक होती हैं 10। कितनी होती हैं? 10। भाई 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15, 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 10। लेकिन अगर कोई पूछे 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 100 तक अगर अभाज्य संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा? 15 और 10 25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 25। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से पढ़ा दिया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनके दो अपवर्तक होते हैं, पहला एक, दूसरा वह स्वयं संख्या होती है, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी विषमाभाज्य संख्या 3 है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 15 है। 50 से 100 तक कितनी है? 10 है। तो 1 से 100 तक कितनी होंगी? 25 होंगी। बोलो बात सही है? ठीक है। अब इसके बाद हमें जानना है क्या? भाज्य संख्या। क्या जानना है? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं के लिए जगह है। देखो भाज्य संख्याओं को, देखो सबसे पहले तो पूर्ण संख्याएं बता देते क्या है। ठीक है, इनका चक्कर खत्म हो, फिर इस जगह का यूज भी अपन क्या क्या रह गया? भाज्य और सहभाज्य। ठीक है, इन दो के लिए कर लेंगे। तो पहले पूर्ण संख्याएं जान लेते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या क्या बता दिया? प्राकृत संख्याएं, सम, विषम, अभाज्य। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा पूर्ण संख्या। तो याद रखना प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है, और प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन कौन सी होंगी? 0 1 2 3 4 और डॉट 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 इनफाइनाइट। तो बस प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल किया तो बन जाती है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपना किस पे? भाज्य संख्याओं पे। तो यहां पे मैं ले लेता हूं, ये इतना स्थान अपन को लेना पड़ेगा ऐसे। तो भाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? डेफिनेशन सुनिए। वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके जिनके 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हों। वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हों वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे मैंने बोला था सिर्फ 2 अपवर्तक हो तो अभाज्य, लेकिन 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हैं तो क्या कहलाएंगी? वो भाज्य संख्याएं। ठीक है, याद रखिएगा। तो भाज्य संख्या क्या है? जिनके 3 या 3 से अधिक अपवर्तक है। तो आप इसके जो एग्जाम्पल है या उदाहरण है वो क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे 4 6 8 10। ठीक है, 9 भी है इसका एग्जाम्पल। 4 6 8 9 10 ये सब कैसी हैं? आपकी भाज्य संख्याएं। ठीक है। अच्छा, एक और बात, काम की बात आपको बतानी है कि जो हमने अभाज्य संख्याएं पढ़ी, कौन सी? अभाज्य संख्याएं। याद रखिएगा अभाज्य संख्याएं जो होती हैं इनको हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं। कौन सी संख्याएं कहते हैं? ऋण संख्या। तो कई बार ऋण अगर लिख के आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऋण संख्या का मतलब अभाज्य संख्या ही है। इसके अलावा जो भाज्य संख्याएं होती हैं इनको बोलते हैं यौगिक संख्याएं। कौन सी बोलते हैं? यौगिक संख्याएं। ऋण संख्याएं इनको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं यौगिक संख्याएं। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं को क्या बोलते हैं? इसको यौगिक संख्या। और अभाज्य को क्या बोलते हैं? ऋण संख्या। अब आखिरी क्या बचा है? सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याओं को बता देता हूं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। चलिए, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिनके बीच का HCF, जिनके बीच का HCF, जिनके बीच का HCF 1 हो, 1 हो। वे संख्याएं जिनके बीच का HCF कितना हो? 1 हो, वो क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा जिनके बीच का HCF 1 हो, HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए? 1। वो सारी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, HCF 1 कब होगा? 1 तब होगा जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 4 कॉमन 9
इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्याएं। इसके अलावा 3 5 सह अभाज्य संख्याएं। इसके अलावा 5 9 सह अभाज्य संख्याएं। तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं? सह अभाज्य संख्याएं। तो देखिए जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी मैंने आपसे डिस्कस कर दी। संख्या पद्धति क्या है, संख्या पद्धति के प्रकार क्या है, संख्या के प्रकार क्या है, संख्या के प्रकार के अंदर जो प्रकार हैं वो सारे मैंने आपको डिस्कस करके बता दी, एक एक चीज लिख के बता दी। अब देखिए इसके आगे जो है, इसके आगे पढ़ना है मैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ये मैंने लिख भी लिया है, बाकी आपको मौका भी मैं याद करवा दूंगा, लेकिन ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी जो बातें मैंने आपको बताई है, प्राकृत संख्याएं क्या है, सम क्या है, विषम क्या है, अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है, ये सब आपको रिवाइज कर लेना। देखिए यहाँ से संख्या पद्धति क्या है, संख्याओं को लिखने का जो तरीका है संख्या पद्धति कहलाता है। इसके अलावा संख्या पद्धति के प्रकार डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और रोमन अंकन सिस्टम, ये सब आपको पढ़ लेना है। संख्या के प्रकार पूरा चार्ट बना है, ये 2 चार्ट मैंने बनाए। फिर देखो आप इन्हीं चार्टों को मैंने क्या किया, एक एक करके एक एक पॉइंट वाइज डिस्कस किया है, देखो आप। ठीक है, तो ये सब आपको क्या करना है, समझ लेना है, और इसको पढ़ने के बाद फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। इसके आप नोट्स भी बना लेना। इसके आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।